Hi friends, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform PNP and Exam Target. फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक्स की क्लास है। आप लोग ये निश्चिंत रहें कि आप इकोनॉमिक्स सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, वो होगा कंप्लीट। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा। अभी चूँकि लॉकडाउन का पीरियड है, पढ़ाई में उतनी स्मूथनेस और पीस और पेस तीनों चीज़ नहीं है, स्मूथनेस, पीस और पेस। लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। हाँ, मैं आपको आज गवर्नमेंट बजट पढ़ाने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट बजट एक अच्छा टॉपिक है, 8 नंबर का 8 मार्क्स का यहाँ से कवर होता है। आपकी बोर्ड एग्जाम संभवते हैं, पर ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उतना ही फ्रूटफुल होगा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। आइए कुछ समझते हैं बजट के बारे में। बजट वर्ड का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है, बजट पहले एक फ्रांस का वर्ड है। ब्यूगाट कुछ इस तरह से करके है। ब्यूगाट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बैग ऑफ लेदर या लेदर का बैग। लेदर बैग, चमड़े का थैला। तो बजट शब्द बना है, एक फ्रांस का वर्ड है बुगाट, बुगाट से मिलकर बना है। बुगाट का अर्थ होता है लेदर का बैग। अब समझ में आया? गवर्नमेंट का बजट, जो सरकारें बजट बनाती हैं। आप बताना भाई, सरकार हर स्तर पे बजट बनाती है। पहले मैं बताता हूँ बजट ये क्या है। चमड़े का बैग गवर्नमेंट बजट होता क्या है वास्तव में, वो बताऊंगा आपको, पर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। गवर्नमेंट बजट हर स्तर पे बनाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, सभी लोग अपना बजट बनाते हैं, सभी गवर्नमेंट। पर हमको पढ़ना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। किसके बारे में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना होता है। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को स्पेशल नाम दिया गया है यूनियन बजट। यूनियन बजट, यूनियन बजट कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। या सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन बजट बोलते हैं। लेकिन बजट हर स्तर पर बनता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। बजट मेड बाय ऑल गवर्नमेंट, वेदर इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। बट द बजट which is prepared by central government known as union budget. This is a budget which is studied by us, हमारे द्वारा स्टडी किया जाता है। पर इसमें दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक होता है फैक्ट एंड फिगर, और दूसरी चीज़ें होती हैं कॉन्सेप्ट। हमारे बोर्ड वालों के लिए तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पर हमारे कंपटीशन वालों के लिए फैक्ट एंड फिगर पढ़ने पड़ते हैं। तो हम दोनों को कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, हमारे संविधान में बजट जैसा कोई शब्द नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज
no word for there is no word such as budget. There is a word at the place of budget used as annual financial statement. Why union government or why central government or any government use annual financial statement word, not budget? This word is used in constitution. भारत के संविधान में ये लिखा गया जो शब्द बजट की जगह वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। ऐसा क्यों लिखा गया दोस्तों? ऐसा इसलिए लिखा गया कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता ही है जो एनुअली बनाया जाता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता ही है जो एनुअली बनाया जाता है, हर साल बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीज़ हमें इस गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में पढ़ना है। आपकी बजट की डिफिनीशन हो गई, इट इज स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट which is prepared by central government it is a record of estimated receipt and estimated expenditure. It is a statement which is prepared by government. हमें चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन बजट पढ़ना होता है तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने लिखा हुआ है, आप केवल गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ये एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर का क्या होता है, रिकॉर्ड होता है ये। एंड द बेटर वर्ड इज इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ, इट इज़ एनुअल रिकॉर्ड ऑफ, आप लिख लीजिए यहाँ पे एनुअल वर्ड यूज करते हैं। इट इज़ अ एनुअल रिकॉर्ड ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। अब एनुअल रिकॉर्ड है तो एस्टिमेटेड बजट ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर, ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर आप लिख लीजिए। एनुअल रिकॉर्ड में फिजिकल ईयर वर्ड यूज किया गया है। अब हम इन चीज़ों को टर्मिनोलॉजी को हम सीखते हैं। ये तो गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। मैंने बता ही दिया कि गवर्नमेंट में कौन कौन हो सकता है। गवर्नमेंट में कौन कौन हो सकता है, इसमें सभी गवर्नमेंट हो सकती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसका नाम हमने रखा है यूनियन बजट। ठीक, ये समझना है कि गवर्नमेंट कौन सी बनाती है, वो सभी गवर्नमेंट बनाती हैं, अपने अपने स्तर पे बनाती हैं। हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि यूनियन बजट के बारे में, तो यूनियन बजट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है दोस्तों। अब आइए फिजिकल ईयर क्या है उसको समझते हैं। दोस्तों कैलेंडर ईयर, फिजिकल ईयर 2 ईयर होता है। मैंने पिछले
चैप्टर में इसको जिक्र किया था आपको। ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा जो टर्म होता है 1 साल का, ये होता है हमारा फिजिकल ईयर, या एक वर्ड और होता है फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग ईयर 1 साल का होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर भी 1 साल का होता है, लेकिन उसका एक टर्म फिक्स है। अकाउंटिंग ईयर का कोई टर्म फिक्स नहीं होता, कैलेंडर ईयर का फिक्स है, जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर आपको ऑप्शन दे सकता है, अकाउंट आप एग्जाम में दिया हुआ है अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का होता है। तो अकाउंटिंग ईयर 1 साल का होता है, कब से कब तक का नहीं होता है, कोई 1 साल का पीरियड हो सकता है, पीरियड ऑफ 1 ईयर, एनुअल। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और कैलेंडर ईयर सभी जानते हैं जनवरी से 31 दिसंबर। तो ये थी बजट की डेफिनेशन। अब हम आते हैं कंपोनेंट ऑफ बजट पे चर्चा करते हैं। इस पे चर्चा करेंगे हम कंपोनेंट ऑफ बजट पे। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है रेवेन्यू रिसीट। मैंने क्या कहा था कि बजट एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड होता है। उसी एस्टिमेटेड रिसीट को आप बजट रिसीट, क्योंकि बजट में लिखा गया है, और उसी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को आप बजट एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है उसको देखते हैं। दोस्तों जो बजट बनाया जाता है ना, तो उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखा होगा। हमारे खर्च कहाँ कहाँ होंगे और हमारी इनकम कहाँ कहाँ से आएगी। हमारे जो खर्च होते हैं वो आगामी भविष्य खर्च होते हैं, वो फ्यूचर एक्सपेंडिचर होते हैं। उनको हम एस्टिमेट करते हैं, उसको हम बनाते हैं, उसके बारे में हम विचार करते हैं। यानी अब मैं कहूँ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया फ्यूचर एक्सपेंडिचर। फ्यूचर का मतलब हर 1 ईयर, अगले 1 साल का, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और एस्टिमेटेड रिसीट का मतलब हम कहाँ कहाँ से अपने आय को बनाएंगे। ये हो गई एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीट की बातें। अब बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर क्या है? बजट का वह हिस्सा मैं समझा दे रहा हूँ। बजट का वह पार्ट जो कि आय के बारे में बात करता है वो बजट रिसीट, और बजट का वह हिस्सा जो खर्चों के बारे में बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड receipts and it is expected or estimated expenditure in the budget। अब ये जो एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड रिसीट हैं ये 2 तरह के होते हैं। मैं फ्लो चार्ट पहले बना दे रहा हूँ। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। एक होता है रेवेन्यू रिसीट, दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। सेम ईयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अब रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इनकी हम इंडिविजुअल चर्चा आगे क्लासों में करते रहेंगे। आइए समझते हैं। रेवेन्यू रिसीट दो तरीके से होती है। एक होती है टैक्स रिसीट, एक होती है नॉन टैक्स रिसीट। एक होती है टैक्स रिसीट, एक होती है नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट भी दो तरीके से होती है। एक होती है डायरेक्ट टैक्स रिसीट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट टैक्स रिसीट। आपको कि आप एक ही एस्पेक्ट को बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पहले यही डील करना है, रेवेन्यू रिसीट को ही। कंपोनेंट ऑफ बजट में मैंने बजटेड रिसीट और बजटेड एक्सपेंडिचर की बात की। बजटेड रिसीट दो तरीके का, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। और बजटेड एक्सपेंडिचर दो तरह का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट दो नेचर में होते हैं। टैक्स रिसीट में डायरेक्ट टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है। नॉन टैक्स रिसीट्स में मैं बताऊंगा बहुत सारे होते हैं, जैसे डोनेशन हो गया, फीस हो गया, गवर्नमेंट के कोई अंडरटेकिंग है या गवर्नमेंट की कोई यूनिट है, वहाँ से गवर्नमेंट को जो भी आय हो रही है वो नॉन टैक्स रिसीट में वो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। आइए हम ये सीखने का प्रयास करते हैं कि रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है। इनको हम ध्यान से देखेंगे। यही कंपोनेंट ऑफ बजट पूरे आपके चैप्टर में है। कंपोनेंट ऑफ बजट पढ़ने का जैसे फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट पढ़ लिया जाए तो अपने आप ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम इसके बाद जो फैक्चुअल चीज़ें हैं भारतीय बजट में, इंडियन गवर्नमेंट की जो बजट है, यूनियन बजट है इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें कब क्या चेंजेज आए हैं, कैसे आए हैं, पहला बजट कैसे रहा, ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा लगेगा, वो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो, पर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों को हम सीखेंगे। अब सीखते हैं रेवेन्यू रिसीट क्या है। दोस्तों, रेवेन्यू रिसीट का अर्थ होता है ऐसी कमाई, ध्यान से सुनो, ऐसे आय के जरिए जो हमेशा रहते हैं, हिंदी में लिखो हमेशा रहते हैं, हमेशा या रेगुलर। ऐसे आय के स्रोत जो हमेशा या रेगुलर होते हैं। ठीक, इसको आप अपने शुद्ध भाषा में रिकरिंग इनकम बोलोगे। क्या बोलोगे? रिकरिंग इनकम। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे आय के स्रोत, ऐसी जगह से पैसा आना जो कभी कभार पैसा आ रहा हो, नॉन रिकरिंग नेचर का हो। आय के स्रोत, ऐसी जगह से पैसा आना जो कभी कभार पैसा आ रहा हो, नॉन रिकरिंग नेचर का हो, नॉन रिकरिंग नेचर का हो। तो जब कभी कभार पैसा आता है तो कैपिटल रिसीट नेचर का होता है। जब हमेशा पैसा आता है तो रेगुलर पैसा आता है, इंटरवल पे एक रेगुलर इंटरवल पैसा आता है, तो वो रेवेन्यू रिसीट का होता है। तो क्या हम इतने से रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को समझ पाएंगे? हाँ, बेशक इतने से ही रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों,
रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट की एक टेक्निकल अपनी डेफिनेशन होती है। आइए थोड़ी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये तो हमारे समझने के लिए बातें हो गई, पर किस तरह का इनकम है, कैसा इनकम है, जब तक मैं उदाहरण देकर एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट नहीं करूँगा आप नहीं समझ पाएंगे। आइए देखते हैं रेवेन्यू रिसीट को आपके टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में। ऐसी कमाई जिससे भारत सरकार के न ही एसेट्स पे कोई प्रभाव पड़े, न ही लायबिलिटी पे कोई प्रभाव पड़े, न ही एसेट पे कोई प्रभाव पड़े, न ही लायबिलिटी पे कोई प्रभाव पड़े। मतलब यदि आपको कमाई करना है, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ, न ही एसेट पे कोई प्रभाव पड़े, न ही लायबिलिटी पे कोई प्रभाव पड़े, लेकिन आप कर क्या रहे हो, रिसीट कर रहे हो। रिसीट का मतलब कमाई। आपके यहाँ पैसा यदि आता है तो उसमें मान लीजिए आपने कुछ बेच के पैसा यदि कमाया हो, कुछ बेच के पैसा कमाया हो, उसमें आपके बेचने में एसेट जाती है कि नहीं जाती है, मतलब एसेट घटती है। और लायबिलिटी, या तो फिर आप एसेट नहीं बेचे होंगे तो किसी से उधार लिए होंगे, उधार लेंगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। फिर से एक बार, यदि मुझे कमाई करनी हो तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो अपने हम किसी संपत्ति को बेचते हैं, संपत्ति को बेचने पर भी पैसा आएगा, उससे हमारी एसेट कम होगी, या हम किसी से उधार ले लें तो भी हमारे हाथ में पैसा आएगा, लेकिन उससे हमारी जिम्मेदारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, पैसा आने के दो तरीके हो गए रिसीट में। लेकिन दोस्तों रेवेन्यू रिसीट ये कहता है कि पैसा आप इस तरह से लाइए जिसमें न ही आपकी एसेट घटे, न ही आपकी लायबिलिटी बढ़े। नाइदर एसेट्स डिक्रीजेज नॉर लायबिलिटी इंक्रीजेज। तो मैं भी इसका डेफिनेशन लिखूं, सोर्स ऑफ इनकम which are not increases asset nor which are neither increases assets। आपको तीर लगा काम मत चलेगा, इंक्रीज डिक्रीजेगा। which are neither increases assets nor decreases, sorry, neither decreases assets nor increases liability, nor increases liability। ऐसी कमाई का जरिया जिससे न ही आपकी एसेट घट रही हो और न ही आपकी लायबिलिटी बढ़ रही हो, वैसी कमाई हमारी रेवेन्यू रिसीट कहलाती है। और ऐसी कमाई रेगुलर नेचर में होती है। ऐसी कमाई रेगुलर नेचर में होती है, रेगुलर नेचर की होती है कमाई, ये रिकरिंग नेचर की होती है कमाई। आप थोड़ा सा समझिए इस बात को, कि ऐसी कौन सी कमाई है जिससे कि आपकी एसेट घट भी नहीं रही है, लायबिलिटी बढ़ भी नहीं रही है और पैसा आ रहा है आपके पास। आइए समझते हैं उस तरह की कमाई को। आप मान लो 1 लाख रुपए, आप 5 लाख रुपए कमाते हैं, आप 12 महीने कमाए, आपके पास 60 लाख रुपया आ गया। पाँच लाख हर महीने कमाया आपने, 12 महीने कमाया, 60 लाख आपके पास आ गया। अब इस 60 लाख पर आप सभी अपने घर नहीं ले जा सकते, टैक्स देना पड़ेगा।
टैक्स किसको देते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट को देंगे। किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे। गवर्नमेंट के पास ये टैक्स आया, क्या गवर्नमेंट ने अपनी कोई संपत्ति बेची? क्या अपनी किसी एसेट में घटोतरी की? नहीं। क्या किसी से उधार लिया यानी लायबिलिटी बढ़ाई? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो पैसा आ गया। ऐसे पैसे रेवेन्यू रिसीट कहलाते हैं। ऐसे पैसे रेवेन्यू रिसीट कहलाते हैं। टैक्स पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है, और आप नहीं, आपकी अगली जनरेशन भी टैक्स देती रहेगी। मतलब ये पैसा रेगुलर है, हमेशा आता है, आता था, आता है, आता रहेगा, रेगुलर नेचर में कि नहीं है। ऐसी कमाई जिससे ना ही एसेट्स घटी ना ही लायबिलिटी बढ़ी। गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, ऐसे पैसे रेवेन्यू रिसीट कहलाते हैं, और ये पैसे रेगुलर इनकम होती है, रेगुलर नेचर में आती है। ठीक, अब समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू रिसीट क्या है। आइए कैपिटल रिसीट के बारे में देखते हैं। दोस्तों, कैपिटल रिसीट के बारे में देखते हैं। कैपिटल रिसीट ऐसी कमाई है जो नॉट रेगुलर, रेगुलर नहीं है, कभी कभार होती है, या मैं कहूँ ऐसे रिसीट जिनसे गवर्नमेंट की एसेट घट जाती हो या उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती हो, ऐसे रिसीट कैपिटल रिसीट कहलाते हैं। ऐसी कमाई जो एसेट या तो घटा के हो या लायबिलिटी बढ़ा के हो। उदाहरण के लिए, पैसा आपके पास या तो अपनी जमीन बेच दी आपने, जमीन बेची जब तो ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से हुआ कि आपके पास कैश इनफ्लो हुआ और आपकी लैंड आउटफ्लो हो गई, यानी आपकी लैंड घट गई, आपके पास पैसे आ गए। लैंड घटने का मतलब ये होता है एसेट का घटना, या फिर आप किसी से उधार लोगे। यदि आप किसी से उधार लेते हो तो भी इसमें दो चीजें हैं। आपके पास कैश इनफ्लो, पैसा आ गया, और आपकी जो लायबिलिटी है वो भी तो बढ़ गई, कैश देना है आपको, फिर बाद में लौटा के। क्या आप हमेशा अपनी जमीन, जायदाद, घर, संपत्ति बेचते रहेंगे, दूसरे से उधार मांग मांग के पैसे उठाते रहेंगे? ऐसा संभव है क्या? नहीं ना। ये तो अलग अलग सोर्स होंगे, अलग अलग व्यवस्थाएं कभी ना कभी बनती रहेंगी। कभी हमने जमीन बेचा, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, मतलब कुल मिला जुला के ये रेगुलर नेचर का नहीं होता है। इनसे हमारी एसेट्स घटती है, लायबिलिटी बढ़ जाती है। यदि आपको डेफिनेशन लिखनी हो, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? दोज रिसीव्ड, those receipts which are either increases liability or decreases assets. Those receipts which are either increases liability or decreases assets known as capital receipt.
वो क्या कहलाते हैं? कैपिटल रिसीट कहलाते हैं। अब मुझे आशा है कि आपको रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बारे में पूरी बात समझ में आ गई होगी। आइए हम देखते हैं रेवेन्यू रिसीट में आगे क्या है। मैंने बताया था आपको रेवेन्यू रिसीट दो तरीके से मिलते हैं, एक होता है टैक्स रिसीट, एक होता है नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट वो रिसीट होता है जो आदमी को कंपल्सरली पे करना पड़ता है, आदमी उसके लिए बाध्यकारी है, आवश्यक है रूप से उसे देना ही देना है। और नॉन टैक्स रिसीट का मतलब होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ता है, कंपल्सरी नहीं है, वो अलग फॉर्म में आ सकता है। टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, कैसे है, वो सारी चीज़ आगे मैं बताऊंगा। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। 2 क्लास या अधिकतम 3 क्लास हैं बजट के, पूरे हो जाएंगे, फिर बजट पूरा स्थायी रूप से पढ़िएगा, आनंद लीजिए। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी। आपसे इतनी गुजारिश है, इतना रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने इस PLP वन डे एग्जाम टारगेट की टीम को, फैमिली को पढ़ाएं, ताकि मेरा भी मोटिवेशन होता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।